देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अपक्षय, अपरदन और निमित्त निक्षेपण के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा इस क्लास को। भैया अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण जो होता है एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये अगर देख लिए तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाता है। क्योंकि देखिए कई बार आपके परीक्षा में कोई सवाल आता है या कहीं परीक्षा में या कोई बोल देता है अपक्षय द्वारा हुआ, तो जिस शब्द का अगर मतलब आप नहीं समझे ना तो उस चीज को लगाने में मजा नहीं आता। क्योंकि देखिए आपको कोई चीज कठिन कब लगेगी भाई, किसी चीज का मतलब ही नहीं मालूम है। जैसे बोल दिया नदियां अपक्षय द्वारा या निक्षेपण द्वारा इसको जमा की। अब निक्षेपण के बारे में जब जानकारी रहेगी तब तो आप बताइएगा, तब तो आपको सरल रहेगा। तो समझ में आया आपको। तो अब हम चलते हैं अपक्षय। देखिए अपक्षय का सीधा सा फंडा है, चट्टानों का टूटना ही अपक्षय कहलाता है। कोई बड़ा चट्टान है, अब उसको टूटना तो अपक्षय कहलाता है। सीधी सी बात है, अपक्षय कहलाता है। इसको इंग्लिश में वेदरिंग बोलते हैं, सुना है, वेटरिंग। तो किसी चीज का, चट्टानों का टूटना ही क्या कहलाता है भैया, वेदरिंग, वेदरिंग अपक्षय कहलाता है। समझ में आया। अब देखिए अपक्षय जो होता है बल तथा दाब के द्वारा टूटना ही भौतिक अपक्षय कहलाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी जो ये होते हैं अपक्षय होता है, ये दो प्रकार के होते हैं भैया। अपक्षय क्या होते हैं भैया, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रासायनिक, एक रासायनिक क्रिया होती है भैया, एक भौतिक क्रिया। समझ में आया आपको। एक होती है भौतिक क्रिया, एक रासायनिक क्रिया होती है, एक कौन सी होती है भैया, भौतिक क्रिया। अब आप समझते जाइए। आप बहुत बचपन में सुनते होंगे, देखिए भौतिक मतलब परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जो हुआ। अब देखिए किसी चीज को अगर गर्म करने पर टूट जाना, मान लीजिए कोई चीज आप जिसे देखिए कोई भी चीज हुआ, आप चाहे कोई भी चीज लीजिए, मान लीजिए इस पेन को ही अगर आप गर्म करिएगा तो टूटेगा कि नहीं। चाहे जिस चीज को लीजिए, चाहे आप कागज लीजिए, किताब लीजिए, कोई बैग, जब गर्म करिएगा तो उस चीज को टूट जाना। जब कोई चीज अगर गर्म करने पर टूट रहा है तो वो कौन सी प्रक्रिया हुई भैया, रासायनिक अपक्रिया। समझ में आया कि नहीं। पहला, जब कोई चीज गर्म करने पर टूट जाना तो उसी को तो बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। जैसे पहाड़ भी कभी कभी गर्म हो जाता है तो याद रहता है। जैसे आप पटाखा छोड़ाते हैं, पटाखा छोड़ाते हैं ना, खट से जलाए भड़ाक से बोलता है, जब भड़ाक से बोला तो उसी को तो रासायनिक अपक्रिया बोले भैया। आप जब माचिस जलाए उसको कड़ा धड़ाक से बोलता है। कभी कभी तो एक बार जानते हैं बचपन में क्या हुआ, जब बचपन में मंदिर बनाते हैं ना, तो मंदिर बनाए थे तो हम थे और छोटे वाले भाई थे, तो हम दोनों लोग बैठ के कर रहे थे। तो हम लोग बोले यार इस मंदिर में जला के देखते हैं, हम लोग को थोड़ी पता चलेगा। अरे भैया वो मंदिर था, तो मतलब मंदिर पहले टेम्परेरी, आजकल तो नहीं बनाया जाता। जैसे दिवाली में देखिए मंदिर बनाया जाता है, मतलब ऐसे देखिए साइड से, मतलब दो ईंट ऐसे जोड़ के, ऐसे जोड़ के, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे भी दो ईंटें जोड़ के, ठीक है, ऐसे जोड़ के, फिर यहाँ पे ऐसे दरवाजा रहता है ना, फिर ऐसा, मतलब फिर ऐसा रहता है, फिर उसको सजाया जाता है। अब यहाँ पे भैया मंदिर बनाया गया, तो हम लोग एक रस्सी बाम आता होगा, आपको जानते होंगे, अभी भी आता है। अभी तो पटाखा वड़ाखा छुड़ाते ही नहीं भैया, हम तो बहुत डरते हैं। तो उसमें हरा कलर का होता है इतना बड़ा, लोग उसको उस समय बम बोलते हैं कि बम दे दीजिए बम। तो बम सोचते थे, हम भी जब एक बार जगाए तो इसमें क्या हुआ, यहीं पे जला दिए धड़ाक से। हम कहे यहीं पे है और यहीं पे हम लोग बैठे, हम कहे इससे थोड़ी बाहर। अरे भैया बोला ना धड़ाक से, ये उखड़ गया, पूरा लग गया ऐसा। मतलब 2 दिन तो शंका समझिए कि आखिरी कार नहीं हुआ। तो बम से इसलिए बात आई थी, बता दी आपको, समझा आपको। तो तो समझ में आया आपको। तो ये क्या होता है, किसी चीज को गर्म करने पर टूट जाना ही क्या करता है, अपक्षय। समझिए इसको भी अपक्षय कह सकते हैं। लेकिन ये किस क्रिया द्वारा टूटा, रासायनिक अपक्रिया द्वारा। कोई चीज एसिड गिरा के भी तोड़ सकते हैं, एसिड के द्वारा। जैसे किसी चीज पे एसिड गिरा दीजिए तो उसको भी टूट सकता है कि नहीं भाई, किसी चीज पे एसिड फेंक दीजिए तो वो भी टूट जाता है। समझ, तो वो भी क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। समझ में आया आपको, क्या है भैया, रासायनिक अपक्रिया है। अब फिर जाना, और तीसरी चीज मान लीजिए किसी चीज को तीसरा, अब मान लीजिए कोई, जैसे पानी में, पानी के द्वारा भी टूट जाता है। जैसे आप रोटी लीजिए, रोटी को पानी में भिगो दीजिए, उसको भी टूट जाएगा। आप वो खाने वाला ब्रेड लीजिए, उसको भी पानी फेंक दीजिए, या कागज को लीजिए, उसमें भी। तो ये किसके द्वारा होता है, रासायनिक अपक्रिया इसको बोलते हैं। समझ में आया आपको, रासायनिक। अब भौतिक क्या होती है, कोई चीज प्राकृतिक द्वारा, मतलब बल और उसके द्वारा जब तोड़ फोड़ होता है, उसी को क्या बोला जाता है भैया, भौतिक अपक्रिया। समझ में आया आपको, क्या बोला जाता है, भौतिक अपक्रिया। देखिए
जो ये होता है बल और दाब के द्वारा टूटना, जैसे बल जो होता है, ये देखिए किसी चीज पे बल पड़ा और दाब पड़ा तो भ्राम से नहीं बोलता भैया। अभी देखिए जैसे आप गर्मियों के टायर में, गर्मियों के समय में जब टायर बोलता है तो कब क्यों बोलता है, जब भौतिक प्रक्रिया, जब बल और दाब दोनों पड़ता है, देखिए उसका तापमान भी नहीं सह पाता, इसीलिए भैया उसमें अणु छूट जाते हैं तो टूट जाता है। ये किसके कारण होते हैं, भौतिक अपक्रिया के द्वारा। समझ में आया आपको। तो बल और, ये समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, बल और दाब के द्वारा टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है। समझ में आया। बल और दाब के द्वारा टूटना टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है। क्या भैया, भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय कहलाता है। समझ में आया भैया। बल और दाब के द्वारा, ये चीजें समझ में आई भैया। कोई चीज जिसे तोड़ फोड़ होता नहीं, जैसे हथौड़ी से मार दीजिए, जैसे कोई चीज नहीं, लकड़ी आप फाड़ते हैं ना, लकड़ी को जब टांगा से मारते हैं तो नहीं टूटता। किसी पत्थर को तोड़ना तो धार से मार देते हैं, किसी चीज को ऐसे लेके फेंक देते हैं, टूट जाता है पूरा। तो ये सब क्या हुआ, भौतिक अपक्रिया। समझ में आया। तो अपक्षय क्या हुआ, चट्टानों का टूटना। तो इतने प्रकार से हमारे चट्टान टूट सकते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, भौतिक अपक्षय। देखिए सीधी सी बात है, बल और दाब द्वारा अगर टूटा तो बल और दाब द्वारा तो कौन सा हुआ, भौतिक अपक्षय हुआ। अम्ल क्षार द्वारा टूटा, अम्ल या क्षार द्वारा टूटा, एसिड द्वारा टूटा, तो ये किसका, रासायनिक अपक्रिया हुआ। समझ में आया कि नहीं भैया, ये समझ में आया। चूना पत्थर पर भौतिक और रासायनिक दोनों पक्षय का प्रयोग होता है। समझ में, ये जो चूना पत्थर होता है उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों उपयोग होता है। अब आते हैं हम लोग अपरदन पर, इरोजन। ये चीजें समझ में आ गई भैया। अब देखिए भैया, अब हम लोग बात किस पे करते हैं, निक्षेपण पर। अपक्षय हो गया, अपरदन पे बात करते भैया। अपरदन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी समझिए। बस भैया देखते जाइए, सब समझ में आ जाएगा आपको, कैसे नहीं समझ में आएगा। इरोजन, इसको बोलते हैं क्या भैया, इरोजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इरोजन। इरोजन बोलते हैं। अब देखिए अपरदन क्या होता है, अपरदन क्या होता है इसको समझिए। देखिए चट्टानों में घिसावट के कारण, चट्टानों में क्या है भैया, घिसावट के कारण अपरदन होते हैं। जैसे देखिए कोई चीज घिसावट के कारण, कोई चीज जब घिसिएगा तो उसका कम होता है कि नहीं। कोई भी चीज लीजिए, जैसे इसी पेन को मान लीजिए, अभी देखिए मैं इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये देखिए अपरदन हो रहा है। अब इसको अगर देर तक जैसे करेंगे तो एक समय इसका देखिए ये मिट जाएगा, तो इसी को कहा जाता है अपरदन। ये साबुन आप लगाते हैं ना, तो साबुन भी लगा रहे हैं तो एक समय साबुन गलता है कि नहीं, तो उसी को क्या कहा जाता है, अपरदन, चट्टानों का घिसना। उसी प्रकार चट्टान भी किसी न किसी तरफ से अपरदन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आपको। चट्टानों का टूटना मतलब या पक्ष, चट्टानों में घिसावट को अपरदन कहते हैं। किसको भैया, चट्टानों में, देखिए चट्टानों में किसको, चट्टानों में जो घिसावट के कारण, चट्टानों में घिसावट को, चट्टानों में घिसावट को अपरदन कहते हैं, अपरदन। समझ में आया कि नहीं भैया। चट्टानों में घिसावट को ही क्या कहा जाता है, अपरदन कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं। चट्टानों में जो घिसावट होती है उसी को क्या कहा जाता है भैया, अपरदन कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं। अपरदन की क्रिया से वायु, नदी, भूमिगत जल, सागर, बर्फ इत्यादि द्वारा बने जाते हैं। समझ में आया आपको। तो किसी चीज को रगड़ देने पे जो घिसावट होता है उसी को क्या कहा जाता है, किसी भी चीज को रगड़ देने पे जो घिसावट उत्पन्न होती है उसी को क्या कहा जाता है, अपरदन कहा जाता है। जैसे आप देखिए जब साइकिल वाइकिल में पहले होता था, जैसे एक जंग जो लगा रहता है किसी चीज में, एक पत्ती आती है ना, उसको ऐसे रगड़िएगा तो उसका छूटता है ना, उसी को क्या बोला जाता है भैया, अपरदन, उसके द्वारा छूट जाता है। समझ में आया। बाढ़ आने पर, जैसे बाढ़ जब आता है, जैसे आप ही देखा करिए, कभी कभी कोई बाढ़ देखा करिए, वन का वो मतलब किसी पहाड़ का, किसी नदी उदी का है, जब बाहर जाती पानी ऐसे जाएगी तो उसकी मिट्टी को धीरे धीरे खींचते जाएगी, बाद में नीचे देखिएगा पूरा खाल हो जाता है तो मिट्टी भसक जाती है ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, अपरदन कहा जाता है। समझ में आया आपको। तो अपरदन किसी चीज के कटाव को ही अपरदन कहा जाता है। समझ में आया आपको भैया।
समझ में आया। तो बड़े बड़े जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन सब का अपर्दन द्वारा ही कट के छोटे हो जाते हैं, इसी को अपर्दन कहा जाता है। समझ में आया भैया अपर्दन की क्रिया। इसके द्वारा वायु, नदी, भूमिगत जल, सागर, बर्फ इत्यादि द्वारा निर्माण होता है। अपर्दन की क्रिया में ध्यान दीजिएगा इसको, अपर्दन की क्रिया में वायु, नदी, समझ में आया। अपर्दन की क्रिया में क्या क्या होता है ये देख लीजिए। समझ में आया आपको। वायु, नदी, भूमिगत जल, जो भूमि में भूमिगत जल, बर्फ हुआ, समझ में आया कि नहीं, ये सब अपर्दन के कारण ही होते हैं। समझ में आया कि नहीं भैया। बर्फ हुआ इत्यादि द्वारा जो होते हैं, अब ये बर्फ होते हैं। अब इसी में हम लोग देखते हैं अपर्दन, समझ में आया कि नहीं भैया। किसी चीज के चट्टानों का टूटना ही मतलब समझिए किसी घिसावट के कारण आपको यह अपर्दन होता है। समझ में आया भैया। अब हम लोग बात करते हैं भैया निक्षेपण के बारे में। किसमें भैया, निक्षेपण। क्या भैया, निक्षेपण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, डिपोजिशन। डिपोजिशन, समझ में आया। डिपोजिशन देखिए क्या होता है, चट्टानों में घिसावट को ही मतलब ये देखिए अपर्दन के फलस्वरूप निकाला गया गाद। जो देखिए कोई चीज जैसे अपर्दन हो रहा है तो वो तो भैया कहीं ला जाके जमा तो करेगा भैया। जैसे चट्टान है, अब उसमें जैसे देखिए पानी गया अब वहां ऊपर, तो ऊपर से जब लाएगा तो मिट्टी लाएगा, मिट्टी लाएगा तो वो लाके किधर फेंकेगा, वहीं पे रहेगा कि खाली फेंकेगा। तो जिधर खाल टाइप रहेगा वहीं फेंकेगा ना। तो बाद में वो क्या हजम थोड़ी कर जाता है कि जैसे हम लोग खाना में थाली में खाना खा के हजम, हाँ हजम हो गया, तो हजम थोड़ी करता है। वो एक तरफ से ला के भैया दूसरी तरफ फेंक देता है जिधर खाल रहता है। तो उसी को तो अपर्दन मतलब निक्षेपण कहते हैं। अपर्दन के फलस्वरूप निकाला गया गाद या कचरा जिस स्थान पे जमा होता है उसी को क्या कहते हैं, निक्षेपण। अपर्दन के द्वारा, अपर्दन के द्वारा निकाला गया कचरा, कचरा या गाद बोलते हैं भैया, गाद। जो अपर्दन के द्वारा निकाला गया कचरा या मतलब गाद जो होता है जिस स्थान पे जमा होता है, जिस स्थान पर जमा होता है, जिस स्थान पे जमा होता है उसे ही क्या कहते हैं भैया, निक्षेपण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं भैया, निक्षेपण कहते हैं। कितने लोगों को समझ में आया भैया, निक्षेपण की भाषा कितने लोगों को समझ में आई, समझ में आया। तो अपर्दन द्वारा जो घिसावट के कारण जो जमा होता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, निक्षेपण। समझ में आया, ये ध्यान दीजिएगा। अब निक्षेपण किधर होगा भैया, जैसे देखिए अब इधर से गया ऐसे पानी, आप नाली में पानी बहते हुए देखे हैं, तो नाली में जब पानी बहता है देखा करिए जहां खाल होता है ना धीरे धीरे वहां ऊंच हो जाता है, तो वहां फिर निकालना पड़ता है। आप तो कभी भी देखा करिए निक्षेपण जो होगा हमेशा ढाल की अवस्था में होगा। कहाँ, जैसे आपसे पूछेगा तो ढाल की अवस्था में। तो निक्षेपण, अच्छा बताइए ऐसे तो आप समझ जाइएगा। जैसे आपसे पूछा तो निक्षेपण जो होगा हमेशा ढाल की अवस्था में, ऊंचाई की अवस्था में, हमेशा ढाल की अवस्था में होगा। जैसे देखिए निक्षेपण कैसे होता है, जैसे आप कभी रोड पे आते हैं तो कभी रोड पे मान लीजिए ऊंचा रोड है उससे नीचे उतरना है, तो देखा करिए ऊपर की जो गिट्टी छोटे छोटे होंगे वो ऑटोमेटिक आके नीचे चले जाते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, नीचे जाके एक जगह जमा हो, जब गाड़ी ब्रेक ब्रेक नहीं मारता है स्लिप करता है तो नीचे जमा हो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है भैया, निक्षेपण। समझ में आया कि नहीं, निक्षेपण समझ में आया। अरे भैया जैसे हम लोग देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए आप सीमेंट बालू इकट्ठा करते हैं तो सीमेंट बालू सब जगह अलग अलग ला के एक जगह इकट्ठा करते हैं, वो भी निक्षेपण हुआ। सिल लोढ़ा रखते हैं ना, सिल लोढ़ा जिसे परीक्षण किया जाता है उसमें भी देखिए पहले इकट्ठा करके फिर निक्षेपण करके ले जाके वहां जमा करते हैं। पहले छोटे छोटे जब पहले पहाड़ से कूदते हैं फिर उसको ले जाके जमा करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं भैया, निक्षेपण बोलते हैं। समझ में आ गया, ये निक्षेपण समझ में आया भैया। डिपोजिशन,
अब देखिए भैया, अब नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति हम देखेंगे। जब भैया नदियां बहाएंगी तो नदियों का भी देखेंगे हम, नदियां कैसी आकृति बनाती हैं, फिर नदियों कितने प्रकार के होते हैं नदियां का, तो नदियों द्वारा बनाई गई स्थलाकृति के बारे में हम देखें। लैंड्स फॉर क्रिएटेड बाई रिवर, लैंड्स फॉर क्रिएटेड बाई रिवर, क्रिएटेड बाई रिवर, समझ में आया आपको, रिवर मानी नदी। तो अब उसमें जो शब्द आते हैं उस चीज को समझते हैं हम। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब नदी आती है, नदी की बात के लिए सबसे पहले आता है भैया उद्गम। उद्गम क्या होता है उसको समझिए। उद्गम सीधा सा बात है, जहां से नदियों का उद्गम, जहां से नदियां निकलती हैं उसी को, नदियां जिस स्थान से निकलती हैं, नदियां भैया समझिए उद्गम उसी को, नदियां जिस स्थान से निकलती हैं उसी को क्या बोलते हैं भैया, निकलती हैं, उद्गम कहलाती हैं। समझ में आया, उद्गम कहलाती हैं। तो नदियां जिस स्थान से निकलती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है भैया, उद्गम। समझ में आया आपको, नदियां जिस स्थान से निकलती है उसी को क्या कहा जाता है, उद्गम। नदियां जिस स्थान से निकलती है उसे क्या कहा जाता है, उद्गम। अब मुहाना क्या होता है, नदियां जहां सागर में मिल जाती है, जहां बाहर गिरती हैं, नदियां जहां सागर में मिल जाती हैं, नदियां जहां सागर में मिल जाती हैं, सागर में मिल जाती हैं उसे मुहाना कहते हैं, मुहाना, मुहाना कहते हैं। मुहाना का माउथ उद्गम का ओरिजिन होता है। तो जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उसे उद्गम कहा जाता है, और जिस स्थान से नदियां, भाई नदी जैसे देखिए नदी कहीं जाएगी तो बड़े सागर वगर में मिलेगी, तो उसी को क्या बोला जाता है, मुहाना। इसका मुहाना कहाँ जाके गिरेगी उसी को बोला जाता है मुहाना। समझ में आया कि नहीं भैया। इसी में संगम, जहां नदियों का आपस में मिलन हो तो उसी को, दो नदी जहां आपस में मिले, अगर संगम की बात किया जाए भैया, संगम, तो दो नदी जहां आपस में मिले, दो नदी जहां मिले उसी को क्या कहा जाता है, उसे संगम कहा जाता है। तो दो नदी जहां आपस में मिले उन्हीं को क्या कहा जाता है, संगम। ये ढाल में देखिए, मुहाना कभी भी ढाल में ही रहेगा भाई। नदी जा रही तो ऊपर थोड़ी जाके ऊपर गिरेगी, नदी हमेशा जाएगी तो ढाल की ही तरफ जाएगी ना, निक्षेपण में जाएगी ना, निक्षेपण करते हुए जाएगी तो ढाल में जमा होगी। तो इसीलिए उसी को क्या कहा जाता है, मुहाना। समझ में आया आपको। तो नदियां जो तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये चीजें समझ में आई, उद्गम मुहाना समझ में आया। अब नदियों की जो तीन अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम समझते हैं। बड़ा मजा आएगा भैया, पढ़ते रहिए, बड़ा मजा आता है इसमें। पढ़ाई वो कहते नहीं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने ललकारा है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कितने प्रकार की होती हैं, नदियां तीन प्रकार की होती हैं। देखिए पहला होती है भैया युवा अवस्था, युवा अवस्था, युवा जो होती है भैया, युवा अवस्था। दूसरा जो होगी नदी है भैया, प्रौढ़ अवस्था, नहीं प्रौढ़ नहीं है, हाँ दूसरा है प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। समझ में आया भैया। दूसरा क्या होता है भैया, प्रौढ़ अवस्था। समझ में आया आपको, दूसरा क्या होती है भैया, प्रौढ़ अवस्था। अब तीसरा जो होती है भैया, वृद्ध अवस्था होती है। तीसरा क्या होती है, वृद्ध अवस्था। ये सबका अवस्था आती है भैया, जैसे हम लोग की अवस्था है वैसे प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, तो सबका आता है। समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये बताइए, कोई चीज कोई आदमी कब खतरनाक रहेगा, युवा में कि प्रौढ़ में कि वृद्ध अवस्था में, युवा अवस्था में। तो ये जो नदी युवा अवस्था में होती है भैया, इसमें नदी पर्वतीय ढाल पर होती है और केवल अपर्दन करती है। ये क्या होती है, ये हमेशा ढाल पे होती है। किस पे, ढाल अवस्था पे रहती है, ढाल अवस्था पर, ढाल अवस्था पर रहती है, ढाल अवस्था पर है। समझ में आया आपको, पर्वतीय ढाल अवस्था। समझ में आया भैया। ये क्या करती है,
ये हमेशा मतलब जैसे देखिए पहाड़ वहाड़ से, जैसे बड़े बड़े पहाड़ है उससे निकल के ढाल अवस्था पे रहती है। तो समझ में आया आपको, ये किस पे रहती है, किसी को भी बीच में कोई भी आया ना तोड़ फोड़ के, जैसे कोई लोग गाड़ी नहीं चलाते, गाड़ी में 120 की स्पीड लेके तोड़ फोड़ के निकलते जाते हैं, तो वैसे ये प्रौढ़ अवस्था में रहती है। किसी को भी देखती वक्ती नहीं है, मतलब तोड़ फोड़ के निकल जाती है। ढाल अधिक है, अपक्षय और अपर्दन भी करते रहते हैं। समझ में आया आपको। तो ये केवल अपर्दन करती है, किसमें, ये केवल अपर्दन करती है, अपर्दन करती है। युवावस्था जो रहेगी सिर्फ अपर्दन करती है। समझ में आया आपको, क्या करेगी, अपर्दन, चट्टान का घिसाव करके अपर्दन, बताया ना आपको, जो घिसाव करती है चट्टानों का वही ये करती है। समझ में आया आपको, ये केवल क्या करती है भैया, अपर्दन करती है। अब पर्वत प्रौढ़ अवस्था क्या होती है, इसमें नदियां मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, किसमें, पहाड़ से उतरकर समतल पर आ जाती है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, नदियां पहाड़ से उतरकर समतल मैदान पर, कब, समतल मैदान पर आ जाती है, समतल मैदान पर आ जाती है। तो ये कौन सी अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। समझ में आया आपको, प्रौढ़ अवस्था में पहाड़ से उतरकर समतल मैदान पे आ जाना ही क्या कहते हैं, उसको प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। समझना, इस प्रौढ़ अवस्था, इसमें अपर्दन और निक्षेपण दोनों होता है, अपर्दन और निक्षेपण। हमने आपको पहले बोला था कि इस चीज समझते रहिएगा भैया, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, अपर्दन और निक्षेपण दोनों होते हैं। प्रौढ़ अवस्था में क्या होता है, ये समतल मैदान पे होते हैं, जैसे हमारे गंगा ये सब, तो सब पहाड़ से उतर कर, ये उतने भयानक नहीं होते लेकिन फिर भी काट छाट के लेके जाते रहते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं, प्रौढ़ अवस्था में। समझ में आया आपको, तो ये इसमें दोनों चीजें होती हैं। समझ में आया, प्रौढ़ अवस्था अपर्दन और निक्षेपण साथ साथ होते हैं, अपर्दन भी करते रहेंगे जाके जमा भी कर देंगे, इसी को बोला जाता है प्रौढ़ अवस्था। अब वृद्धावस्था, इसमें नदियां अपने मुहाने तक पहुंच जाती हैं और ढाल कम होने के कारण केवल निक्षेपण करती हैं। ये जो वृद्ध अवस्था होती है, ये नदियां सिर्फ निक्षेपण करती है, क्या करती भैया, निक्षेपण ही करती हैं। देखिए निक्षेपण ही करती हैं ये भैया। जैसे देखिए ढाल अधिक होने की, ढाल ऊंचा होने के कारण वहां जाके ये सिर्फ जमा कर देती है भैया, जैसे जा गया, अब आगे कोई चीज है ही नहीं है तो वहां जाके तो रुकेगी ही ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, निक्षेपण कहा जाता है। समझ में आया आपको, निक्षेपण। तो जो वृद्धावस्था की नदियां होती है सिर्फ निक्षेपण करेंगी, जो युवा अवस्था की होगी वो अपर्दन करती है, पर्वतीय ढाल में होती है, पर्वतों से निकलती है। तो युवा अवस्था में, जैसे युवा में होता नहीं, सिर्फ हम आगे बढ़ेंगे सीधा तान के कोई आएगा तो ले जाएगा, तो ये होता है किसमें, युवा अवस्था में। और फिर इसके बाद धीरे धीरे समझ में आता है भैया, धीरे धीरे करेंगे। फिर तीसरा क्या होता है, उनकी गति रुक जाती है, कोई अगर बोलेगा ए इधर आ, नहीं भैया जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, बुढ़ापा आदमी है, हमको दया करिए। तो ये किस अवस्था में होता है, वृद्ध अवस्था में। तो ऐसे नदियों का भी होता है, ऐसे इंसान का भी होता है। तो समझ में आ गया कि नहीं भैया। तो इस चीज के हिसाब से हमने आपको नदियों द्वारा निर्मित स्थाकृति भी बता दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में, नए चैप्टर में, इसमें नई चीजें जो होंगी, प्रवणता, क्षिप्रिका, इस सब के बारे में, गाज के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।